कनाडा में खराब तत्वों ने लोगों को लूटा, हमसे गलतियां हुई। आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ने क्यों सफाई देना शुरू कर दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश की इमिग्रेशन से जुड़ी नीति में बदलाव की वजह पर बात की। उन्होंने माना कि इस संबंध में उनकी सरकार से बीते वर्षों में कुछ गलतियां हुई हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी का गलत लोगों ने इस्तेमाल किया, ऐसे में इस नीति में बदलाव की जरूरत थी, इसलिए इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। ट्रूडो ने रविवार करीब 7 मिनट का वीडियो जारी किया कि कैसे इमिग्रेशन पॉलिसी का इस्तेमाल कुछ लोगों ने कमजोरों का शोषण करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो नौकरियों, डिप्लोमा या नागरिकता के आसान रास्ते का वादा करके कमजोर और प्रवासियों को लक्षित करते हैं। ये वादे कभी पूरे नहीं होते, लोग शोषण का शिकार हो जाते हैं। ट्रूडो ने कहा कि नई इमिग्रेशन नीति में अगले 3 सालों में कनाडा में प्रवेश करने वाले अस्थायी और अस्थायी दोनों निवासियों की संख्या में कटौती का फैसला लिया गया है। दरअसल आवर्जन प्रणाली श्रमिकों और छात्रों को लाने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन अब यह साफ है कि कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग किया। बहुत से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी अपनी कमाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का इस्तेमाल। ट्रूडो का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी सरकार इमिग्रेशन के मुद्दे पर घिरी हुई है। ट्रूडो की चिंता यह है कि कनाडा में अगले साल चुनाव होना है और फिलहाल तमाम सर्वे में उनका पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे चल रही है। ट्रूडो ने कहा कि अस्थायी विदेशी कर्मचारी हमारे कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम उनको अनदेखा नहीं कर सकते। व्यवसाय और विभिन्न क्षेत्र श्रमिकों का स्वागत करने के लिए उत्सुक रहे हैं, लेकिन देश की आवास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाओं में उस तरह की रफ्तार नहीं है। ऐसे में नई इमिग्रेशन सीमा का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और समुदायों को समायोजित करने के लिए कुछ समय देना है। ट्रूडो ने कहा कि यह ठहराव हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समुदायों को लाखों और घर बनाने की हमारी योजना जैसी चीजों को पकड़ने का मौका देगा। ट्रूडो ने बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर सीमा तय करने से टोरंटो और वैंकूवर जैसे प्रमुख शहरों में किराए की कीमतें घटने लगी है। ट्रूडो ने जोर दिया कि आवर्जन परिवर्तन का उद्देश्य सिस्टम को नए लोगों और कनाडाई दोनों के लिए काम करना है। कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति 2025-2027 के लिए नए आवर्जन स्तर योजना पर दिखला रहा है कि वो अब यहाँ पर अस्थायी निवासियों की संख्या में 21% की कमी करेंगे। खैर, अब कनाडा में एक नहीं बल्कि बहुत सारी समस्याएं हैं और इसको हल कर पाना अब उतना आसान नहीं होगा। वैसे आपको बता दूं, कनाडा को अब ये भी टेंशन हो रहा है कि अमेरिका से बहुत सारे लोग इनके देश की तरफ भागेंगे, इसलिए इन्होंने चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए कैमरे और ड्रोन भी लगाए हुए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश ने भी भारत को लेकर बयान दिया है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में क्या कह रहे हैं चीफ एडवाइजर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को कहा कि उनका प्रशासन अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वतन भेजने की मांग करेगा। बांग्लादेश में अगस्त में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण सत्ता से बेदखल होने के बाद हसीना निर्वासन में है। अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार हसीना सहित उन लोगों पर मुकदमा चलाएगी जो छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। हसीना के देश छोड़कर जाने के 3 दिन बाद यूनुस ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख का पदभार संभाला था। उन्होंने कहा कि न केवल प्रदर्शन में हुई मौतें बल्कि हसीना के सत्ता में रहने के दौरान कथित तौर पर जबरन गायब किए गए लोगों सहित मानवाधिकार के सभी अन्य उल्लंघनों की भी जांच की जाएगी। बांग्लादेश ने हसीना और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में वैश्विक पुलिस संगठन इंटरपोल से मदद मांगी है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित यूनुस ने कहा कि हम भारत से तानाशाह शेख हसीना को स्वदेश भेजने की मांग करेंगे। मैंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक करीम खान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। हसीना और उनके करीबी सहयोगी देश में कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार भी इस मामले को आईसीसी को सौंपने के देने के लिए जारी कर रही है। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के लिए चुनाव कराना है, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई।
बताई। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन सबसे पहले चुनाव प्रणाली सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाएगा। यूनुस ने वादा किया कि एक बार चुनावी सुधार पूरे हो जाने के बाद नए चुनाव के लिए खाका पेश किया जाएगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बातें कही। हिंदू समुदाय के लोगों में से कई ने शिकायत की है कि हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद कट्टरपंथी इस्लामवादी तेजी से प्रभावशाली हो रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया, जिस पर भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के देश में मौजूद आरोपियों का प्रत्यर्पण करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है जब दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में पनाह लिए अपराधियों और आरोपियों के प्रत्यर्पण से इनकार भी किया है। शेख हसीना अपने कार्यकाल के दौरान भारत की करीबी मित्र रही हैं। उनका भारत के प्रति दोस्ताना रवैया देश की हर सरकार के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। ऐसे में हसीना को बांग्लादेश को सौंपना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के संचालन में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी अपराधी को प्रत्यर्पित करने के लिए दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत को पूरा किया जाना चाहिए। इसका मतलब है अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। संधि का अनुच्छेद 7 इस बात से संबंधित है कि प्रत्यर्पण योग्य अपराध क्या है, दोनों देशों के अधिकारी प्रत्यर्पण के अनुरोध पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अभी अटकी पड़ी है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने अब हिंदुओं को लेकर भले कुछ भी कह दिया हो, पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बाद माना जा रहा है कि यहाँ समस्याएं और बढ़ेंगी। इसके अलावे सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है ना, ये बहुत बुरी तरीके से इस वक्त समस्या में है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है इनका आर्थिक तौर पर मुसीबत। इन्होंने जो कर्जा दे रखा था, वो कर्जा इनका वापस नहीं आया है, और कर्जा वापस नहीं आने की वजह से देश डामाडोल स्थिति में है। और ऐसे में चीफ एडवाइजर यहाँ पर बैठे हैं। आपको बता दूं, आवामी लीग से जुड़े व्यवसायों ने पहले ही देश के बैंकिंग क्षेत्र को भारी डूबते ऋण के साथ संकट में डाल दिया था, लेकिन इन कंपनियों को अनियमितताओं के माध्यम से वितरित ऋण पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद और भी अधिक खतरनाक गति से डूब गए। बांग्लादेश के बैंकों में डूबते हुए ऋण सितंबर के अंत में 2,84,977 करोड़ टका तक पहुंच गया है, जो 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के 2 महीने से भी कम समय बाद था। इस आंकड़े में केवल 3 महीनों में चुके गए 73,000 करोड़ टका शामिल है। बांग्लादेश बैंक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर के बीच डूबते ऋण में 34% की बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक पैसे वापस नहीं किए हैं, और अधिकांश बैंकों में डिफॉल्ट ऋण में वृद्धि हुई है, जिसमें कुछ सरिया आधारित ऋणदाता भी शामिल है, जिन्होंने अगस्त के माध्यम से अहसान एच मंसूर के बांग्लादेश बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बोर्ड का पुनर्गठन दिखा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर स्थिति है वो विदेशी मुद्रा संकट, महंगाई और प्रतिकूल निवेश, इन सब को लेकर आ रही है सामने। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।